हाय एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल स्पेशल के लिए या आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसे देख सकते हैं, वीडियोस के लिए भी हेल्पफुल होगी। तो आज हम कवर करेंगे नेचुरल वेजिटेशन और सॉइल के बारे में, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठ रहे हो, लेकिन ये स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए है। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, हम इसमें कवर करेंगे नेचुरल वेजिटेशन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, अमेजन कॉन्गो वेस्टर्न घाट्स पे है, डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल टेम्परेट ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, टुंड्रा, सवाना, स्टेपी, कोल्ड डेजर्ट्स और सॉइल फॉर्मेशन, पेरेंट मटेरियल, प्रोफाइल, फैक्टर्स, कॉम्पोजिशन, टाइप्स ऑफ सॉइल, एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटेराइट और मोर जितनी भी होगी वो सब हम कवर करेंगे इस वीडियो में। अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम नेचुरल वेजिटेशन कवर करेंगे। तो नेचुरल वेजिटेशन हम किसे बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन वो होती है जिसको एक एक प्लांट कम्युनिटी जिसे बहुत जो बिना किसी ह्यूमन हेल्प के ग्रो हुई हो और उसे किसी ने डिस्टर्ब ना किया हो, काफ़ी लंबे टाइम तक किसी ह्यूमन ने डिस्टर्ब ना किया हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। इसे हम वर्जिन वेजिटेशन भी बोलते हैं। जो जो ट्रीज होते हैं या जो भी वेजिटेशन होती है वो उसी पर्टिकुलर सॉइल को अडेप्ट कर लेती है, उस पर्टिकुलर क्लाइमेट को अडेप्ट कर लेती है और इसमें ना किसी ह्यूमन हेल्प की, बिना किसी ह्यूमन हेल्प के और ये ग्रो होती है। तो ये आपको इसीलिए इसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? फ्लोरा से अगर हमें फ्लोरा और फोना का डिफरेंस जानना है, फ्लोरा क्या होती है कि किसी भी प्लांट कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर रीजन को हम फ्लोरा बोलते हैं। तो फ्लोरा और फोना के डिफरेंस को हमें कैसे याद रखना? फ्लावर इससे 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 याद रखना है, फ्लावर से। और फोना ए से याद रखो आप, एनिमल। आपको ये याद रहेगा, एनिमल इसमें फोना और इसमें फ्लोरा में फ्लावर। इसमें प्लांट कम्युनिटी और इसमें एनिमल कम्युनिटी फोना में। एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती है? जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, यानी कि उसके अलावा वो कहीं नहीं पाई जाएगी, वो उसी एरिया में पाई जाएंगी, उसको बोलते हैं हम एंडेमिक स्पीसीज। चाहे वो प्लांट कम्युनिटी भी हो सकती है, वो एनिमल कम्युनिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो, उसके अलावा उस पर्टिकुलर एरिया के अलावा वो कहीं नहीं पाई जाएगी, उसको हम एंडेमिक बोलते हैं। एक्सोटिक किसको बोलते हैं? जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया से लाके इंट्रोड्यूस की गई हो इस एरिया में। जैसे अगर कोई प्लांट कम्युनिटी या एनिमल कम्युनिटी हमने साउथ अमेरिका से लाके इंडिया में इंट्रोड्यूस की, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोटिक स्पीसीज, यानी कि जो बाहर से लाके एस्टेब्लिश की गई। तो इनको हम एलियन स्पीसीज भी बोलते हैं। तो लेकिन इनमें कभी कभी क्या होता है, जो एक्सोटिक स्पीसीज होती हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाती है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है? काफ़ी ज़्यादा प्रोलीफिट्रेट हो जाती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इनका नेचुरल प्रीडेटर, जो जिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से लेके आए थे हम, वहाँ इनका नेचुरल प्रीडेटर था, लेकिन यहाँ अगर इस इन्वायरमेंट में लाए तो यहाँ इनका कोई नेचुरल इनका कोई प्रीडेटर है ही नहीं। इससे क्या होगा कि जो हमारे इंडिजीनियस प्लांट या एनिमल कम्युनिटी है उसको खतरा हो जाता है जब ये इतनी ज़्यादा ग्रो होती है किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में। वाटर हाइसिंथ इसका एक एग्जाम्पल है, एक्सोटिक स्पीसीज का, वाटर हाइसिंथ। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन को। तो रिलीफ, यानी कि कैसा लैंड है, कैसी सॉइल है, किस टाइप की, उस पे उसी हिसाब से वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन ग्रो होगी। वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसे है, रेनफॉल कम है या ज़्यादा है, उसी हिसाब से वेजिटेशन होगी। वहाँ की सॉइल टाइप, उसकी क्वालिटी क्या है, और वहाँ की सनलाइट ड्यूरेशन क्या है, ज़्यादा सनलाइट होगी, ज़्यादा रेनफॉल होगी, अलग वेजिटेशन होगी। जहाँ कम सनलाइट होगी और कम रेनफॉल होगी वहाँ अलग वेजिटेशन होगी। ये सारे फैक्टर किसी भी एरिया के नेचुरल वेजिटेशन को डिटरमाइन करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कौन सी वेजिटेशन? ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो हम सबसे पहले एवरग्रीन को समझ लेते हैं। ट्रॉपिकल तो आपको पता है कि जो 0 डिग्री से लेके 23 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड तक होती हैं, उनको हम ट्रॉपिकल एरियाज बोलते हैं। उसके बाद आया एवरग्रीन। एवरग्रीन हम किसे बोलेंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरे साल मतलब ग्रीन रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पत्ती गिराते ही नहीं, अपने अपनी जो लीव्स हैं उन्हें शेड करते ही नहीं। इनका एक पर्टिकुलर सीजन नहीं है। तो आप सबसे पहले इस कन्फ्यूजन को हम वो करते हैं, एक सेकेंड। सबसे पहले इस डिफरेंस को समझो। एवरग्रीन और डेसिडियस। एवरग्रीन में क्या होगा कि जो ट्री होंगे वो एक पर्टिकुलर सीजन में पत्ती नहीं गिराएंगे, और डेसिडियस में क्या होगा, एक पर्टिकुलर सीजन आएगा,
क्योंकि ये ड्राई होने की वजह से तो उसमें जो है पेड़ अपनी पत्ती गिराएंगे। तो आपने देखा होगा ऑटम सीजन, तो वहाँ पे अगर आपको कहीं ऑटम सीजन दिख रहा है इसका मतलब वहाँ डेसिडियस फॉरेस्ट है, वो एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी पत्ती गिरा रहे हैं, क्योंकि वहाँ रेनफॉल उतनी नहीं है जितनी एवरग्रीन एरियाज में है। जो ट्रीज हैं वो उस ड्राई सीजन से बचने के लिए अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो इसे इसलिए समझो एवरग्रीन में कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता, डेसिडियस में एक पर्टिकुलर सीजन होता है पत्ती गिराने का पेड़ का। तो अब हम देख लेते हैं कि एवरग्रीन की कंडीशन का क्या होती है। इनमें जो रेनफॉल होगी वो 200 मोर देन 200 सेंटीमीटर एनुअल होगी, और टेम्परेचर कितना होगा 22 से 25 डिग्री। ज़्यादातर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट यानी कि इसमें मॉइस्चर बहुत रहती है, राइट, क्योंकि रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर है। और ये कहाँ पे मिलेगी आपको, नियर इक्वेटोरियल रीजन्स। इसमें कोई ड्राई सीजन नहीं होता, इसलिए क्या है पत्ती ट्रीज जो है वो अपनी पत्ती गिराते नहीं, मतलब एक साथ नहीं गिराते, गिराते रहते हैं, आती रहती है, लेकिन पर्टिकुलर सीजन नहीं होता। अब आपको इनका डिस्ट्रीब्यूशन मैं बता दूं कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा अमेजन बेसिन में, और इनको कोंगो बेसिन में, इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न हिमालयाज में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान एंड निकोबार में, और मलेशिया और इंडोनेशिया में। ये वहाँ पे देखने को मिलेगी जहाँ ज़्यादा रेनफॉल है, हॉट और ह्यूमिड। आप इनका किसी का भी टेम्परेचर उठा के देख लेना, यहाँ हॉट और ह्यूमिड आपको कंडीशंस देखने को मिलेगी, और रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा देखने को मिलेगी। अमेजन फॉरेस्ट को तो लंग्स भी बोला जाता है वर्ल्ड का, इसीलिए जब अगर आप देखोगे जब एवरग्रीन फॉरेस्ट को कट किया जाता है तो उसके में काफ़ी लोग कंसर्न रहते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से कार्बन सिंक है वर्ल्ड के, कार्बन सिंक का काम करते हैं ट्रीज। अभी हम इनके करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। तो आपको यहाँ मल्टी लेयर क्रॉपी देखने को मिलेगी, डेंस और लग्जेरियंट वेजिटेशन देखने को मिलेगी, नो डेफिनेट टाइम फॉर लीफ, ये तो हमने पढ़ लिया। ट्रीज क्या है, पूरे साल एवरग्रीन दिखते रहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हाँ आपको काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा स्पीसीज रिच रीजन है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब मल्टी लेयर्ड और कनोपी का मतलब क्या हुआ कि जैसे ट्री है, अब यहाँ बहुत हॉट और ह्यूमिड, तो यहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ ग्रो होंगे, तो इससे क्या होगा कि सनलाइट लेने के लिए जो ट्रीज हैं वो और ज़्यादा ऊपर बढ़ेंगे, इसलिए उनकी हाइट बढ़ेगी। तो उनमें उनकी कनोपी क्या होगी, ये जो कनोपी है ऊपर, ये आपको काफ़ी मल्टी लेयर्स में दिखेगी, लेयर्स में ऐसी दिखेगी, क्योंकि ट्री क्या हो रहे हैं, सनलाइट लेने के लिए और ऊपर जा रहे हैं, तो इसलिए आपको पूरा एकदम ढका हुआ दिखेगा ये, कि आपको ज़मीन दिखेगी नहीं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सनलाइट ज़मीन को छूती ही नहीं है। अब इसकी कौन कौन सी कॉमन स्पीसीज हैं, वो है रोजवुड, महोगनी, एबोनी इंडिया में, रबड़, सिनकोना, ऑर्चिड्स। देखो आपको ये स्पीसीज ये तो बिल्कुल रट लेनी है, क्योंकि इनमें से पूछ लेगा कोई भी कि रोजवुड कौन सी नेचुरल वेजिटेशन में आता है, या महोगनी किस नेचुरल वेजिटेशन में आता है। तो देखो हाँ, ट्रीज का पता नहीं लगता कि कौन सा ट्री है, क्योंकि कनोपी इतनी डेंस होती है इनकी कि आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि कौन सा ट्री, अगर आप ऊपर से देखोगे इन्हें। तो एसएससी सीजीएल में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट से, वह विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लंग्स ऑफ द अर्थ, तो वह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अमेजन रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल evergreen produces 20% of the world oxygen and is called lungs of the world। हाँ, इसीलिए जब अगर इन ट्रीज में अगर कोई डिफॉरेस्टेशन होता है तो सब काफ़ी कंसर्न रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है, क्योंकि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, उससे गर्मी बढ़ती है अर्थ पे। इस वजह से इन्हें अगर हम ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे वो इससे कार्बन को इसके कंज्यूम करेंगे, और वो फिर कंसंट्रेशन उसका अर्थ पे कम होगा। अब हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन जो 2017 में पूछा गया है एसएससी सीजीएल में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग एनुअल रेनफॉल ऑफ, तो अभी हमने पढ़ा रेनफॉल कितनी होगी, मोर देन 200। तो इसमें लिखा है दिस फॉरेस्ट रिक्वायर मोर देन 200 एनुअल रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। विच ट्रीज नॉट फाउंड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। देखो ये ट्रीज आपको स्पीसीज याद रखने के लिए बोला गया है। तो टीक जो है वो डेसिडियस है, तो आपको इस क्वेश्चन से आप क्या समझ सकते हो, आपको क्या याद रखना पड़ेगा, रोजवुड, महोगनी और एबनी
वो कौन से हैं? वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो आप क्वेश्चन से भी याद रख सकते हो इन सबको। ठीक, एक डेसिडियस फॉरेस्ट है, डेसिडियस ट्री है। तो अब हम आ जाते हैं डेसिडियस पे, यानी कि एक डेसिडियस और मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं इनको। तो डेसिडियस कौन से होते हैं? जो एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जब जब जो है क्लाइमेट ड्राई हो जाती है, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन क्या है, ड्राई हो गया पर्टिकुलर सीजन, तो उससे क्या होगा, ट्री अपने ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए क्या करता है, अपनी पत्ती गिरा देता है, मतलब अपनी लीव्स को शेड कर देता है। सो उसके लिए एक पर्टिकुलर सीजन होता है, इसी वजह से इनको डेसिडियस फॉरेस्ट बोला जाता है। मतलब एक बस आपको ये याद रखना है कि डेसिडियस में एक पर्टिकुलर सीजन होगा, पर्टिकुलर सीजन पत्ती गिराने का। अब हम देख लेते हैं कि ये भी दो तरीके के होंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस इंडिया में, एक मॉइस्ट और एक ड्राई। जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा रेनफॉल होगी 100 से 200 सेंटीमीटर, उस वहाँ क्या होगा, वहाँ पर मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगी, यानी कि उनमें मॉइस्चर ज़्यादा होगी। और जहाँ पे 70 to 100 सेंटीमीटर है, वहाँ आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो इंडिया में कहाँ देखने को मिलेंगे मॉइस्ट डेसिडियस? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सह्याद्री, जिसको वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में सह्याद्री बोला जाता है, उड़ीसा में, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में, यानी कि अरावलीज के पास। और इनमें ट्रीज कौन से होते हैं? इसमें टीक, साल, शीशम। अभी हम देख लेते हैं कि ड्राई डेसिडियस कहाँ देखने को आपको मिलेंगे। पेनिनसुलर प्लेटू, यूपी, बिहार, एमपी, ज्यादातर तो यही फैला हुआ है इंडिया में ड्राई डेसिडियस। और ट्रीज कौन से देखने को मिलेगी? सेमी, टीक, साल, शीश, पीपल, नीम। टीक को याद रखना, टीक काफी इंपॉर्टेंट है। और सैंडलवुड, खैर, मलबेरी, तेंदू, पलास जो है वो यूपी का एक स्टेट ट्री है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, बैम्बू, अर्जुन, जामुन। अंडरग्रोथ, इनमें क्या देखने को मिलेगी आपको? ग्रास देखने को मिलेगी, स्क्रब देखने को मिलेगी। टीक क्या है? मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर है इंडिया का। प्लस फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ये याद रखना प्लस, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसको बोला जाता है, वो है प्लस। रेड फ्लावर्स। साल किन एरियाज में पाया जाता है? जहाँ थोड़ी नमी एरियाज होगी वहाँ आपको साल ट्री देखने को मिलेगा। और ये ट्री जो मॉइस्ट डेसिडियस है उसको किस किस के लिए यूज़ किया जाता है? फर्नीचर के लिए, रेलवे लाइंस में बिछाने के लिए। और ये कॉमर्शियली सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड ट्री है। तो जो ड्राई डेसिडियस होंगे वो ग्रास फ्री हो जाएंगे ड्राई सीजन के दौरान, लेकिन जब मानसून होगा तो फिर से ग्रास आ जाएगी, घास आ जाएगी वहाँ पे। ट्रीज कौन से होंगे डेसिडियस टाइप? ये थोड़े ओवर यूज की वजह से डिग्रेडेड हो गए, क्योंकि इनमें काफ़ी कॉमर्शियल यूज है इनका। टेम्परेट और मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, तो टेम्परेट एवरग्रीन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? टेम्परेट कॉनिफेरस और टेम्परेट डेसिडियस। देखो इसमें भी एवरग्रीन दिख रहा है, तो इनमें आपको एवरग्रीन और डेसिडियस बिल्कुल ध्यान रखना है। एवरग्रीन यानी कि टेम्परेट, यानी कि इनकी कोई पत्ती जो है वो नहीं गिरेगी एक पर्टिकुलर, एवरग्रीन पूरे साल जो है वो ग्रीन ही रहेंगे। और टेम्परेट डेसिडियस यानी कि एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी पत्ती गिरा देंगे। टेम्परेट से अभी हमने ट्रॉपिकल पढ़ा, तो टेम्परेट से हम क्या समझते हैं? जो 23.5 से लेके 66.5 तक के बीच का जो क्लाइमेट है वहाँ पे आपको टेम्परेट देखने को मिलेगी, यानी कि मिडल लैटिट्यूड्स में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हमारी अर्थ है, तो हमने 0 से लेके 23 तक देखे थे ट्रॉपिकल, और 23 से 66.5 तक देखने को मिलेगा टेम्परेट, मिडिल लैटिट्यूड, सिंपल। और आपको पता लग गया एवरग्रीन जो कि पूरे साल ग्रीन रहते हैं, और डेसिडियस जो पर्टिकुलर सीजन में पत्ती गिराते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कहाँ ये आपको हाई अल्टीट्यूड्स में देखने को मिलेगी। देखो ये ऐसा नहीं है, ये ट्रॉपिकल एरियाज में भी देखने को मिल सकते हैं, हिमालयस और आल्प्स में। अगर क्या है कि कोई माउंटेन है और अगर हम उसके इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए तो उसमें आपको डिफरेंट वेजिटेशन देखने को मिलेगी ऑल्टीट्यूड के हिसाब से भी। यहाँ ट्रॉपिकल होगी, यहाँ टेम्परेट होगी, यहाँ पोलर एरियाज की या ऐसी वेजिटेशन देखने को मिलेगी, तो उस हिसाब से भी देखने को मिलेगी। इसलिए ये जो है आपको हिमालयस में भी और आल्प्स में भी देखने को मिलेगी टेम्परेट एवरग्रीन। मॉडरेट रेनफॉल रहते हैं यहाँ पे। इनके ट्रीज कौन से? स्प्रूस, फर, पाइन, सीडर, देवदार, जो कि इंडिया में आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में।
चीर पाइन जो है वो हिमालयाज के लोअर स्लोप्स पे भी आपको देखने को मिलेगी। ऑल्सो बोरियल फॉरेस्ट और टैगा, टैगा जो है हायर लैटिट्यूड्स पे देखने को मिलेगी। अच्छा, ऑल्सो कॉल्ड, इनको कहा जाता है बोरियल फॉरेस्ट कहा जाता है, और टैगा हाई लैटिट्यूड्स में, यानी कि यहाँ लार्जेस्ट फॉरेस्ट बायोम है ये अर्थ का। तो टेम्परेट डेसिडस आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये मिड लैटिट्यूड्स में आपको कोस्टल एरियाज में देखने को मिलेगी। ट्री जो है वो अपनी पत्ती गिरा देते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, और इसकी जो स्पीसीज है वो ओक है, ऐश है, बीच है, हॉर्नबीम, बर्च, वॉलनट। और इसमें फर्टाइल सॉइल मोस्ट क्लियर फॉर एग्रीकल्चर की, इनको एग्रीकल्चर के लिए क्लियर किया गया है। आपको ये वेस्टर्न यूरोप में देखने को मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट चाइना में, जापान में, नॉर्थ ईस्ट यूएसए में। अब हम देख लेते हैं कि मेडिटेरेनियन वेजिटेशन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। तो ये कहाँ कहाँ मिलती है? 30 to 40 डिग्री नॉर्थ साउथ इक्वेटर देखने को मिलेगी वेस्ट कोस्ट पे। इनमें क्या होगा, इनकी एक खासियत है, आपको ये याद रखना है, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि इनमें क्या है, कि ड्राई समर देखने को मिलेगी, समर ड्राई देखने को मिलेगी, माइल्ड विंटर देखने को, वेट विंटर, यानी कि जो बारिश होगी वो जो रेनफॉल होगी वो होगी विंटर में। हार्ड और लेदरी लीव्स आपको देखने, स्क्लेरोफाइट्स बोलते हैं उनको, जिससे वाटर लॉस कम होता है। तो इसलिए आपको, आपने अगर एक एग्जांपल में आपको देख के बता दूं, जो स्क्लेरोफाइट वेजिटेशन होती है वो होती है इंडिया में, जैसे एलोवेरा आपने देखा होगा, तो उससे मॉइस्चर लॉस कम होता है। उसकी लीव्स लेदरी लीव्स होती है, उसीलिए। ट्रीज कौन से है? ऑलिव, फिग, ग्रेप्स, कोर्क ओक और लेवेंडर, रोजमेरी, थाइम। फाउंड कहाँ है? वेजिटेशन कैलिफोर्निया, चिली, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ वेस्ट ऑफ अफ्रीका, कैप प्रोविंस। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, मेडिटेरियन वेजिटेशन क्यों होता है ऐसे, कि ड्राई समर और वेट विंटर होती है, कि जैसे हमारी अर्थ है, तो सूरज के शिफ्ट होने की वजह से प्रेशर बेल्ट भी शिफ्ट होती है। तो जब जब समर होगी तो प्रेशर बेल्ट किधर शिफ्ट होगी? नॉर्थ की साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जो एरियाज है, ये किसके किसके उसमें आएंगे? ट्रेड विंड्स के। तो यहाँ ट्रेड विंड्स आके क्या हो जाएंगी? ऑफशोर हो जाएंगी, मतलब बारिश नहीं होगी, क्योंकि वेस्ट जितने भी एरियाज है, देखो आपको मैप देखना पड़ेगा वरना समझ में नहीं आएगा। तो ये जितने भी एरियाज हैं, ये किस तरफ है? ये कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड है। तो जब जब यहाँ तक ट्रेड विंड पहुंचेगी तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पे आपको समर में कोई बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन फिर क्या होगा, जब जो सन है समर में विंटर, जब नॉर्थ में विंटर होगी तो वो साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो वो 23.5 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये प्रेशर बेल्ट ये भी नीचे शिफ्ट हो जाएगी इसके साथ साथ। तो उससे क्या होगा, ये जो एरियाज है, ये जितने भी एरियाज हैं, ये आपको ये 23 जितने भी एरियाज हैं, ये किसके उसमें आएंगे? ये आएंगे वेस्टर्लीज के डायरेक्शन में। सो ये एरियाज जो है वो वेस्टर्ली विंड्स आपको देखने, तो जब विंड्स यहाँ पहुंचेगी, वेस्टर्ली विंड यहाँ पहुंचेगी, तो क्या होगा, उससे बारिश वो मॉइस्चर लेडन होगी, मॉइस्चर लेडन होगी, इस वजह से आपको यहाँ बारिश देखने को मिलेगी। डेसिडियस और टेम्परेट फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगी, विच इज दी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉरेस्ट। तो आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल, इंडिया में जो है वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, विच इज दी कॉमर्शियली मोस्ट इंपॉर्टेंट टिम्बर आपको देखने को मिलेगी, टीक। तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसे बोला जाता है? उसे बोला जाता है प्लाश को। प्लाश को, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 SSC में। तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसे बोला जाता है? प्लाश को। और ये क्या है? ये स्टेट उत्तर प्रदेश का स्टेट ट्री भी है, ब्रिलियंट रेड ऑरेंज की वजह। अब हम देख लेते हैं ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स और टुंड्रा वेजिटेशन। तो जो ट्रॉपिकल डेजर्ट, तो हम देखो, मैं भी आपको थोड़ा सा समझा दूं कि जैसे रेनफॉल है,
रेनफॉल की जो अगर रेनफॉल कम होती चली जाएगी उस हिसाब से वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता चला जाएगा। सोचो यहाँ सबसे ज़्यादा रेनफॉल है 200 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगी। यहाँ रेनफॉल कम हुई तो डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगी, लेकिन रेनफॉल और कम हो गई उससे क्या होगा, आपको ग्रासलैंड्स देखने को मिलेगी। रेनफॉल और कम हुई तो आपको डेजर्ट देखने को मिलेगी। और ट्रॉपिक, तो ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में क्या होगा, जो है वो 50 to 150 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलेगी। और ये कहाँ है, ये किस किस के बीच में होंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में होंगे। इधर डेजर्ट है और यहाँ ग्रासलैंड्स है और इधर फॉरेस्ट है। सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, तो आपको इस तरह देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको क्या है, काफ़ी टॉल ग्रासेस देखने को मिलेगी और कोई कोई स्कैटर्ड ट्रीज देखने को मिलेगा। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि इनमें काफ़ी जो ट्रीज होंगे वो काफ़ी लंबे होंगे। और आपने कभी अगर डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा तो जहाँ पे लॉयन रहते हैं या कोई भी जिब्रा रहते हैं, उन सबको आपको देखोगे तो वो ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ ग्रासलैंड्स हो और कोई कोई ट्री आपको जो पेड़ है वो कहीं कहीं दिखेगा। तो आप सोच रहे होगे कि ये पेड़ ऐसे कैसे बच गए, तो ये जो पेड़ है इन्होंने ये अडेप्ट हो गए उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, ये अडेप्ट हो गए इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में। और आप देखोगे कि जो ये ट्री होंगे ये छोटी नहीं होंगी, वो काफ़ी इनकी हाइट होगी। और इनकी मतलब आपने अगर देखा होगा एकेशिया, तो वो एक ट्री है, मतलब बहुत सारे ट्री है वैसे तो ये जब यहाँ पे आग फायर, मतलब फायर आपको देखने को मिलेगी ग्रासलैंड में, तो ये ट्री उस फायर में भी बच जाते हैं। इस वजह से आपको कहीं कहीं पे ट्री देखने को मिलेगी, लार्जली ग्रासलैंड देखने को मिलेगी। और आपको डिस्कवरी चैनल पे देखना है कि जहाँ पे भी आपको लॉयन दिखेंगे या कोई भी सवाना में आप उस पर देख सकते हो, तो आपको देखने को मिलेगा लार्ज ग्रासलैंड और कोई कोई ट्री देखने को मिलेगा। एलिफेंट ग्रास, टॉलेस्ट ग्रास अफ्रीका में, केन्या, तंजानिया, तो ये आपको अफ्रीका में जैसे ये अफ्रीका में ही देखने को मिलेगा, आपको ऐसे देखने को मिलेगा। सपोर्ट्स लार्ज हेर्बिवोर, ज़ेब्रा, जिराफ आपको देखने को मिलेगी इन एरियाज में। ट्रॉपिकल सवाना ये आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। अब हम देख लेते हैं टेम्परेट, तो ये जो है आपको कॉन्टिनेंट के अंदर जो है देखने को मिलेगी और इनमें शॉर्ट ग्रासेस होगी और कोई ट्री नहीं होगा। यहाँ पे आपको ट्री देखने, ट्रॉपिकल में आपको क्या होगा कि आपको ट्रीज देखने को मिलेगी, लेकिन कोई कोई ट्री देखने को मिलेगा, लेकिन टेम्परेट ग्रासलैंड में आपको कोई ट्री नहीं देखने को मिलेगा। और जो इनमें केवल ग्रास देखने को, और वो भी काफ़ी लग्जूरियंट ग्रास होगी। और इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, स्टेपिक यूरेशिया में, पंपास साउथ अमेरिका में, वेल्ड, हाँ इनका नाम याद रखना, टेम्परेट ग्रासलैंड का साउथ अमेरिका में, और वेल्ड साउथ अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ऑल्सो कैंटरबरी प्लेन्स जो है वो न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगी। ये बहुत फर्टाइल सॉइल है, दुनिया की जितनी भी वीट आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी वो इन्हीं में है। जितनी भी कॉमर्शियल लेवल पे वीट कल्टीवेशन आपको देखने को मिलेगी वो आपको इन्हीं एरियाज में देखने को मिलेगी। जैसे यूक्रेन और रशिया के बड़े बड़े वीट के ग्रासलैंड है वो स्टेपी ही हैं। अब हम देख लेते हैं हॉट डेजर्ट वेजिटेशन और टुंड्रा वेजिटेशन लास्ट। तो हॉट डेजर्ट आपको देखने को मिलेगी जिनमें सहारा है, अरेबियन है, थार है। यहाँ पे तो डेजर्ट की एक चीज़ याद रखनी है, वो कोल्ड भी हो सकता है और हॉट भी हो सकता है। तो ज़्यादातर हम सोचते हैं कि हॉट ही डेजर्ट होगा, बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि रेनफॉल वहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलेगी। तो आपको जो ट्रीज हैं देखने को मिलेगी, कैक्टस, थॉर्नी बुशेस, मतलब इन ऐसी ट्रीज क्यों देखने को मिलेगी जिनकी पत्तियां क्यों कम, मतलब जिन पे पत्तियां ही नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन लॉसेस कम होंगे, इसलिए आपको जो भी वेजिटेशन होगी वो बिना पत्तियों के दिखेगी। या फिर ऐसे ट्रीज होंगे जो काफी लंबे होंगे ताकि और उन पे पत्तियां काफी कम होंगी। और डीप रूट्स देखने को मिलेगी ताकि जो है वो पानी अंदर से ले सके, ग्राउंड वाटर से ले सके। और इंडिया में हाँ देखो कोल्ड डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कोल्ड डेजर्ट आपको ऐसा लगेगा कि कैसे डेजर्ट होगा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा होता है कि जैसे हाई एल्टीट्यूड पे होने की वजह से आप उसका सी
ग्राउंड चेक करना लद्दाख का, तो वो एरियाज ठंडे होते हैं सी लेवल से ऊपर होने की वजह से। लेकिन वहाँ क्या होगा, रेनफॉल नहीं होती, वहाँ रेनफॉल नहीं होती, ना के बराबर होती है। तो इसलिए इंडिया में जो कोल्ड डेजर्ट है वो लद्दाख है, और वर्ल्ड में कौन सा है, पैटागोनिया, गोबी डेजर्ट, जो कि रेन शेडो की वजह से होते हैं। इस पार्ट्स वेजिटेशन आपको काफ़ी कम वेजिटेशन देखने को मिलेगी, और ड्रॉट जो ट्रीज हैं उस इस वेजिटेशन को हम क्या बोलेंगे, यस एग्जाम में से याद रखने की जरूरत है, वेजिटेशन को हम यहाँ क्या बोलेंगे, ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन, ज़ेरोफाइटिक। कैमल थॉर्न ट्रीज इस मतलब ये तो फालतू। अब हम देख लेते हैं टुंड्रा वेजिटेशन, ये कहाँ मिलेंगे आपको, 70 डिग्री नॉर्थ में, यानी कि जैसे ये अर्थ है तो ये इसके आप आर्कटिक सर्कल के और अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर चल जाओ तो यहाँ आपको देखने को मिलेगी आर्कटिक रीजन में, क्योंकि साउथ में है नहीं इतना लैंड, इस वजह से आर्कटिक में आपको ध्यान रखना है। 70 डिग्री नॉर्थ में देखने को मिलेगा परमाफ्रॉस्ट, यानी कि परमानेंटली फ्रॉस्ट रहता है, परमानेंटली फ्रोजन सब सॉइल। और आपको यहाँ बहुत ही छोटी समर देखने को मिलेगी, उसमें क्या ग्रो होंगे, मोसेस लाइसेंस, स्मॉल शरब्स ग्रो होंगे, कोई ट्रीज नहीं, नो ट्रीज ड्यू टू परमानेंटली, कोई ट्री नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड है। ये छोटी छोटी बस इनको आपको मोसेस लाइकेंस और इनको ही याद रखना है। ये कहाँ होंगे, नदर्न कनाडा, अलास्का, साइबेरिया, ग्रीनलैंड, और यहाँ आपको जो एनिमल्स देखने को मिलेगी वो रेंडियर, मॉस, आर्कटिक विलो, ये देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ परमानेंटली फ्रोजन सबसॉइल कैसे, इसका क्या मतलब है, मैं आपको एक मिनट यहाँ समझा दूँ। तो जैसे ये सॉइल है तो इसकी दो लेयर है, मतलब आप इसके दो लेयर की तरह समझो। तो जो जब समर होगी तो ये वाली सॉइल पिघल जाएगी, ये वाली सॉइल पिघल जाएगी, लेकिन जो ये सब सॉइल है ये नहीं पिघलेगी, ये परमानेंटली फ्रोजन रहेगी। तो इसमें क्या होगा, पिघलने की वजह से यहाँ ये पुअरली ड्रेन्ड एरिया है, यहाँ पानी भर जाएगा, तो इसलिए आपको हाई वेटलैंड्स में आपको देखने को मिलेगी हाई लैटिट्यूड्स में। अब हम देख लेते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट और टाइडल फॉरेस्ट। तो ये आपको देखने को मिलेगी कोस्टल एरियाज में और टाइडल एरियाज में, ऐसी जगह, और इनकी जो रूट्स है वो भी आपको ऊपर देखने को मिलेगी। और ये सलाइन कंडीशंस में अडेप्ट होते हैं उस वाटर इन्वायरमेंट। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ब्रीथिंग रूट्स। देखो ये एग्जाम में भी पूछा गया है, स्टिक आउट ऑफ द ग्राउंड फॉर एयर, मतलब ये जो है वो ग्राउंड से ऊपर रहती है। मैनग्रोव की रूट्स, स्टिल्ट रूट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू मार्शी ग्राउंड। सुंदरबन, तो ये आपको मैनग्रोव्स कहाँ देखने को मिलेगी, इंडिया और बांग्लादेश में वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैनग्रोव्स हैं। सुंदरबन का तो नाम उसी पे, क्योंकि एक सुंदरी ट्री है उसी के नाम पे रखा गया है। तो ये यहाँ है सुंदरबन, भीतरकनिका, इनका लोकेशन कहाँ है, सुंदरबन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वेस्ट बंगाल में, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रोव भी है। और भीतरकनिका आपको देखने को मिलेगा ओडिशा, जैसे ये इंडिया का मैप है तो यहाँ ओडिशा है, यहाँ देखने को मिलेगा, और अंडमान एंड निकोबार में आपको देखने को मिलेंगे। सुंदरी ट्री के नाम से इनको सुंदरबन पड़ा इनका नाम। ऑल्सो क्योरा, अगर, कोकोनट पाम। देखो ये रिच होते हैं बायोडाइवर्सिटी में, आपने देखा होगा कि बंगाल टाइगर जो है वो भी आपको सुंदरबन में देखने को मिलेगा, क्रोकोडाइल और डॉल्फिन्स देखने को मिलेगी। ये नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं साइक्लोन और सुनामी के टाइम पे, और यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स भी रेस्ट करती हैं। तो साइक्लोन के टाइम पे कैसे हेल्प करते हैं मैनग्रोव्स, तो क्या होगा कि जैसे कोई भी साइक्लोन आएगा तो वो पहले ही इनसे टकराएगा तो उसकी क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब वो अंदर किसी भी कोस्टल एरिया में एंटर करेगा तो वहाँ पे उसकी इतनी तबाही देखने को नहीं मिलेगी जितना डायरेक्टली। सोचो आप कोई वॉल है और उस पर अटैक, उसके पीछे एक और बड़ी वॉल है, तो पहले अगर इसी वॉल पे अटैक हो गया तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, डायरेक्टली इस वॉल पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माउंटेन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, देखो इनमें आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि माउंटेन फॉरेस्ट में अल्टीट्यूड के हिसाब से चेंज होता है। अल्टीट्यूड यानी कि आप जितनी हाइट पे चल जाओगे उस हिसाब से वो फॉरेस्ट चेंज होते जाएंगी। तो अप टू 1500 मीटर तक आपको कौन से देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ शुरू में ही एकदम ग्राउंड लेवल पे आपको देखने को मिलेगी ट्रॉपिकल।
और इनमें इनके जो मेन ट्री है वो है साल और टीक। और जब आप 15 से 3000 मीटर तक जाओगे यहाँ तो आपको टेम्परेट देखने को मिलेगी, टेम्परेट देखने को मिलेगी, ब्रॉड लीव्ड। तो यहाँ पे ओक और चेस्टनट है। 3000 थी आपको कॉनिफेरस, इसके बाद कॉनिफेरस देखने को मिलेगा आपको, कॉनिफेरस, कॉनिफेरस। और इसके उसके ऊपर क्या देखने को मिलेगा आपको, अल्पाइन, अल्पाइन। और मतलब आपको ऐसे उसके बाद जो स्नोलाइन हुआ आपको टुंड्रा टाइप मोसिस और लाइकेंस देखने को मिलेगी। तो जो इंडिया का नेशनल ट्री है वो है बेनियान ट्री। हिमालयज में जो वेजिटेशन चेंज होगी वो अल्टीट्यूड के हिसाब से, अल्टीट्यूड हम बोलते हैं जो कि ग्राउंड से लेके ऊपर तक जो सी लेवल से मापा जाता है उसे हम अल्टीट्यूड बोलते हैं। ग्रासलैंड्स और डेजर्ट्स के क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल में, तो सुंदरी ट्री इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉरेस्ट, मैनग्रोव टाइटल। तो सुंदरी इज फाउंड इन द सुंदरबन मैनग्रोव फॉरेस्ट। द सुंदरबन इज नेम्ड आफ्टर, जो सुंदरबन का नाम पड़ा वो इस ट्री के बाद पड़ा, सुंदरी के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड। देखो ये अभी जो हमने पढ़ा उसी का ही, तो डाउन्स बोला जाता है उन्हें। तो आपको सबको याद रखना है कहाँ का टेम्परेट, और ये भी याद रखना है टेम्परेट नहीं, ट्रॉपिकल में केवल सवाना आता है, टेम्परेट के नाम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो टेम्परेट डाउन्स बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी सेंट्रल एशिया और यूरेशिया में, पंपास साउथ अमेरिका में, वेल्ड साउथ अफ्रीका में, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में और कनाडा में। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द ब्रीथिंग रूट्स ऑफ द मैंग्रोव्स आर कॉल्ड। ये इसका आंसर है न्यूमाटोपोरस, ये उसका आंसर है। तो आप इसे अच्छे से याद रख सकते हो। जो भी है मैंने इसके साथ क्वेश्चंस भी ऐड किए ताकि आपको समझ में आए कि जो हम पढ़ रहे हैं तो उसमें से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। तो सॉइल क्या होती है, सॉइल जो होती है वो, सॉइल जो होती है वो अपर मोस्ट लेयर अर्थ क्रस्ट का जो कि सपोर्ट करती है प्लांट की लाइफ को। ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, मिक्सचर होता है सॉइल जो वो होता है ऑर्गेनिक का, मिनरल्स का, वाटर का, एयर का और काउंटलेस ऑर्गेनिज्म का। साइंटिस्ट जो इसे स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं पेडोलॉजिस्ट। जो सॉइल को स्टडी करते हैं उन्हें हम पेडोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो सॉइल जो है वो अपर मोस्ट पार्ट है जो प्लांट लाइफ को सपोर्ट करता है। और उसमें क्या क्या पार्ट आते हैं, उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी आता है, उसमें मिनरल्स भी आते हैं, उसमें वाटर भी आता है, उसमें एयर भी आता है और उसमें और भी अदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो सॉइल की आइडियल कॉम्पोजिशन क्या होती है, तो उसमें मिनरल यानी कि और रॉक पार्टिकल यानी कि बेड रॉक, उसकी पेरेंट रॉक क्या होगी उस हिसाब वो 45% होगा। उसी हिसाब से सॉइल डिटरमाइन करती है कि कौन से टाइप की सॉइल है। सो जो डेजर्ट टाइप है तो उसकी वो डिफरेंट होगी, एलुवियल है तो वो डिफरेंट होगी, लेटेराइट है तो वो डिफरेंट, उसका पेरेंट मटेरियल डिफरेंट होगा। फिर उसमें ऑर्गेनिक, उसमें ह्यूमस कितना है तो 5%, अगर वाटर है तो 25%, एयर है तो वो भी 25%। अब हम देख लेते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले पेरेंट मटेरियल, तो रॉक फ्रॉम विच सॉइल इज डिराइव्ड डिटरमाइंस मिनरल कंटेंट। तो जो पेरेंट मटेरियल है, सोचो ये एक डेजर्ट सॉइल है तो इसी के हिसाब से इसके ऊपर जो ह्यूमस होगा, जो इसमें वाटर होगा, तो डिफरेंट टाइप की सॉइल बनेगी इस पेरेंट रॉक से। और इसमें स्लॉप मतलब उसमें रन ऑफ, उसका इरोजन कैसा है, उसकी डेप्थ कितनी है और क्लाइमेट क्या है, वहाँ की टेम्परेचर, रेनफॉल जो है वो भी डिटरमिन करता है। वेजिटेशन, आपको उसमें कितना वेजिटेशन है, उसमें बायोटा, उससे बायोटा बोला जाता है वेजिटेशन को, उसमें प्लांट या ह्यूमस कितना ऐड हुआ है। सो सॉइल प्रोफाइल आपने देखी होगी तो आपको देखने को मिलेगा, एक सेकेंड, तो आपको सबसे पहले देखने को ये सॉइल की एक प्रोफाइल है, एक डेवलप्ड मैच्योर सॉइल की। तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी बेड रॉक। बेड रॉक जब वो थोड़ी इरोड होगी तो ये होगा सी होराइजन। और फिर उसके बाद बनेगी एक और सॉइल जिसे हम बोलेंगे सब सॉइल बी होराइजन। और इसके बाद होगी ए सॉइल, ए होराइजन। उसके बाद ये छोटी सी लेयर होगी ऊपर, ये होगा ऑर्गेनिक मटेरियल।
सो ये एक डेवलप्ड सॉइल है। अगर कोई इमेच्योर सॉइल होगी तो उसमें ये आपको क्लियरली डिफरेंट आपको जोन्स नहीं दिखेंगे, ये जो होराइजन है वो क्लियरली डिफरेंट नहीं दिखेंगे। तो आपको टाइप ऑफ सॉइल हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है एलुवियल सॉइल, जो कि आपको लार्जेस्ट है इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स में और कोस्टल प्लेन्स में देखने को मिलेगी। ये मोस्ट वाइड स्प्रेड है, इंडिया का जो है ऑलमोस्ट 40% कवर करती है। ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी है, सबसे फर्टाइल है, ये एग्रीकल्चर के लिए सबसे आइडियल है। यहाँ आपको पोटास, ये किस में रिच है, पोटास में, और पोर किस में, नाइट्रोजन में और फॉस्फोरस में। तो इंडिया की जो भी सॉइल है वो ज़्यादातर आपको नाइट्रोजन में कम, मतलब नाइट्रोजन की कमी होगी उसमें, इसलिए आप देखोगे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा खाद यूज़ किया जाता है, यूरिया, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। और एक और रीज़न भी है कि जैसे जो एक बैक्टीरिया होता है सॉइल में, तो वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में सॉइल में मिलाने के लिए। लेकिन क्या होगा कि अगर हम उसे एग्रीकल्चर वाला फील्ड बनाते चले जाए और उस पर एक्टिविटी करते चले जाए तो ये क्या होगा, ये मरता चला जाएगा, ये बैक्टीरिया मरता चला जाएगा। उससे क्या होगा कि इसमें ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट से कन्वर्ट करना स्लो हो जाएगा, नाइट्रेट से उस वजह से प्लांट उसे ले भी नहीं पाएगा। इस वजह से हम जो है वो यूरिया का यूज़ करते हैं। तो खादर, न्यू और लाइटर भांगर जो है वो ओल्ड और डार्कर होती है। और इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स, राइस, व्हीट, शुगर केन और कॉटन देखने को मिलेगा। और ये कहाँ कहाँ किस किस एरिया में, इंडो गंगेटिक और कोस्टल प्लेन्स में। कोस्टल प्लेन्स में कहाँ देखने को मिलेगी, जैसे गोदावरी है, गोदावरी के डेल्टा में देखने को मिलेगी। इसलिए आप देखोगे कि वहाँ पे अच्छी क्रॉप्स होती है, राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। कृष्णा के, कावेरी के और डेल्टा एरियाज में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी है, इसलिए उन्हीं एरियाज में देखने को मिलेगी जहाँ डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है। अब हम देख लेते हैं कि ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल का पेरेंट मटेरियल क्या है, वॉल्केनिक रॉक्स। तो यहाँ अलग तरीके की सॉइल बनेगी। तो डेक्कन प्लेटो में, महाराष्ट्र में, एमपी में, गुजरात में देखने को मिलेगी। तो जब इंडिया जो है वो रीयूनियन हॉट स्पॉट से जा रहा था, तो जहाँ जहाँ पे इरप्शन हुआ वहाँ वहाँ ये सॉइल बनी। तो आपको इसलिए एमपी में मालवा प्लेटो में दिखेगी, गुजरात में गिर हिल्स के पास दिखेगी, उन्हीं एरियाज पे। और ये किस लिए फेमस है, कॉटन सॉइल के लिए। ये काफ़ी क्लेई होती है, इसलिए इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। ये लावा रॉक से बनी है, डेक्कन ट्रैप पे, इसका हाई क्ले कंटेंट है। जब इसमें पानी होता है तो ये वेट हो जाती है, स्वेल्स कर जाती है, लेकिन उसके बाद आपको वाइट क्रैक्स देखने को मिलेगी अगर ये सूख जाती है। तो आपने जो एक पिक्चर देखी होगी न्यूज़ में भी, तो जो वाइट क्रैक्स वाली सॉइल होती है वो ब्लैक सॉइल ही होती है। ये मॉइस्चर को बहुत अच्छे से रख पाती है। वेल ड्रेन्ड सॉइल नहीं होती, लेकिन मॉइस्चर को बहुत अच्छे से रख पाती है। सेल्फ प्लॉइंग, श्रिंक्स एंड क्रैक्स। इस 21 किस में रिच होगी, पुअर। देखो यहाँ ये भी नाइट्रोजन में पुअर है। रेड और येलो सॉइल ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ईस्टर्न और सदर्न पेनिनसुला, उड़ीसा, एमपी और यूपी में। ये किससे बनी है, ग्रेनाइट और नीस रॉक से बनी है। इसका रेड कलर किस लिए, इसमें आयरन ऑक्साइड होने की वजह से है। येलो कलर हाइड्रेटेड कंडीशन में, क्योंकि जो इसमें जहाँ पे रेड सॉइल येलो सॉइल में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जब इसमें आयरन होगा ज़्यादा, तो अगर वो आयरन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज्ड है तो ये आपको येलो देखने को मिलेगी। लेकिन अगर वो वैसे ही है आयरन, तो आपको रेड देखने को मिलेगी। लो फर्टिलिटी, पुअर इन नाइट्रोजन, कोर्स टेक्सचर। तो इनमें कौन कौन सी होती है, ग्राउंडनट, मिलेट्स और टोबैको आपको देखने को मिलेगी। अब हम देख लेते हैं लैटेराइट सॉइल। तो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, मेघालय, उड़ीसा। तो ये आपको देखने को कहाँ कहाँ मिलेगी, उन एरियाज में जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल ज़्यादा होगी, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगी। तो ये आपको ऐसी 90 से 100 मीटर तक देखने को मिलेगी। 90 से 100, अगर कोई 90 से 100 अगर हाइट है किसी एरिया की, तो वहाँ पे रेनफॉल देखने को, क्योंकि ऐसे एरिया में आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे हाई रेनफॉल होनी चाहिए। और उससे क्या होगा कि जो बेसिस होंगे वो लीच डाउन हो जाएंगे, जो बेसिस होंगे वो लीच डाउन हो जाएंगे। तो ये किसमें, सिलिका डिसअपियर हो जाएगी इन एरिया से।
सिलिका और ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ही देखने को मिलेगी। तो जब जो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं सॉइल, किसी भी सॉइल में, तो वो होते हैं आयरन, एल्यूमिनियम और सिलिका, और इन्हीं के साथ ऑक्सीजन घुली हुई होती है। तो अगर ये सिलिका में डेफिशिएंट हो गया ये एरिया, क्योंकि रेनफॉल हुई तो सिलिका में डेफिशिएंट हो गया, तो ये किस में रिच रहा? आयरन और एल्यूमिनियम में। ये एरिया किस में रिच रहा? आयरन और एल्यूमिनियम में। इसलिए आपको यहाँ पे बॉक्साइट माइनिंग काफ़ी देखने को मिलेगी, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ आपको बॉक्साइट माइनिंग देखने को मिलेगी इन एरियाज में। सिलिका जो है वो देखो वॉश्ड आउट हो जाता है, ये रिच रहती है एल्यूमिनियम आयरन में और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स में। देखो ऑक्सीजन जिसके साथ उसे ऑक्साइड्स बोलते हैं। ब्रिक हार्ड जब ड्राई हो जाती है, मतलब इनको ब्रिक की तरह, इसलिए इसका नाम है लेटराइट। लेटराइट ब्रिक की तरह भी यूज कर सकते हैं। पुअर होती है नाइट्रोजन में। एनपीके में ये पुअर होती है। क्रॉप सीन में ग्रो होगी तो आप देखोगे केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में आप क्या देखोगे, ये आपको यहाँ पे एक लार्ज प्लांटेशन देखने को मिलेगी टी की, कॉफी की और कैश्यू की। तो वो इसी मिट्टी में होती है, लैटेराइट में। इसमें हाई आपको मैन्योर करना पड़ेगा इसे। अब हम देख लेते हैं एरिड और डेजर्ट सॉइल। तो राजस्थान में देखने को मिलेगी, नॉर्थ वेस्ट गुजरात में और हरियाणा में। तो इसका सैंडी टेक्सचर है, इसमें लो मॉइस्चर है, हाई सॉल्युबल साल्ट कंटेंट है। तो इसमें इसकी क्या लिमिटिंग फैक्टर है? इसमें केवल अगर आप ये सॉइल को आप क्या है वाटर प्रोवाइड कर दोगे तो इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं है, बस इसमें क्या है, इसमें वाटर की कमी है। कंकर कैल्शियम कार्बोनेट impedes water flow. Phosphate content is normal where unique with irrigation can be productive. तो इसका क्या एग्जांपल है? आपने देखा होगा कि राजस्थान की एक इम्पोर्टेंट कनाल है इंदिरा गांधी कनाल। तो आप देखोगे कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें आपको काफ़ी अच्छी खेती देखने को मिलेगी। तो उसका एक यही रीज़न है कि इसका लिमिटिंग फैक्टर क्या है एरिड सॉइल का, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं लेकिन इसमें बस पानी की कमी होती है। तो आपको लेटेराइट और एरिड सॉइल में आपको केवल एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो लेटेराइट सॉइल है वो ऐसे एरियाज में देखने को मिलेगी जहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा है। तो जो भी बेसिस होंगे वो लीच डाउन हो जाएंगे। लेकिन जहाँ रेनफॉल कम होगी, जैसे डेजर्ट है या सेमी एरिड कंडीशन है, वहाँ क्या होगा कि गर्मी होने की वजह से, जो कैपिलरी एक्शन की वजह से जो बेसिस होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। तो आपको ये किस में रिच देखने को मिलेगी? कैल्शियम में, मैग्नीशियम में। तो ये आपको रिच देखने को मिलेगा। और इसके जो सॉइल होगी ना, वो अगर 6 से 7 तक की है, 6-7 तक की है तो वो न्यूट्रल है उसका पीएच। लेकिन अगर वो 6 से कम है तो वो एसिडिक है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो अल्कलाइन है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें जिप्सम ऐड किया जाता है। जिप्सम ऐड किया जाता है इस सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए। और आपको एक लेयर देखने को मिलेगी एरिड सेमी एरिड एरियाज में, पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न यूपी में आपको देखने को मिलेगी सेमी एरिड कंडीशन वाली सॉइल। तो उसमें क्योंकि कैपिलरी इतना ज़्यादा, अगर इरिगेशन भी हो रही है, इवेपोरेशन होने की वजह से वो एक सॉल्ट कंटेंट छोड़ देता है। और ये किन एरियाज में दिखेंगी? जहाँ पे टाइडल एरियाज हैं वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। 1 मिनट में आपको समझा दूँ टाइडल एरिया वाला, जो एरिड और सेमी एरिड वेजिटेशन है। सो क्या होता है कि जैसे ये टाइडल एरिया है, यहाँ क्या हुआ कि टाइड आया और यहाँ जो है टाइड आया और फिर उसके बाद वापस चला गया, तो उसने जो है सॉल्ट छोड़ दिया, यहाँ सॉल्ट जमा कर दिया। हाई इवेपोरेशन होने की वजह से यहाँ केवल सॉल्ट जमा रह गया, इस एरिया में सॉल्ट जमा रह गया। तो ये सॉइल नेचुरली किसमें, ये कैसी हो जाएगी? अल्कलाइन सॉइल। एक तो थोड़ा तो है ही इसमें सॉल्ट, और प्लस ये जो समुद्र का पानी है उसे और ज़्यादा सॉल्टी बना देता है। इसलिए आपको ये जो एरिड और सेमी एरिड अल्कलाइन सॉइल है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये टाइडल एरियाज में भी देखने को मिलेगी। माउंटेनस एरियाज में फाउंड इन हिल्स में देखने को, माउंटेनस एरियाज में ह्यूमस रिच सॉइल होती है क्योंकि इतनी पत्ती गिरती है और काफ़ी अच्छे वहाँ पे पेड़ ट्रीज आपको देखने को मिलेगी। एसिडिक होती है,
ड्यू टू नीडल लीफ फॉल एसिडिक, उसके सैंडी लोम टू लोमी इन वैलीज। लोम कौन सी सॉइल होती है जहाँ जिसमें आइडियल कंडीशन होती है किसी भी सैंड, सिल्ट और क्ले की, उसे हम बोलते हैं लोमी सॉइल। बहुत फर्टाइल होती है, इम्पोर्टेंट होती है ऑर्चिड्स के लिए। जम्मू कश्मीर में एप्पल है, हिमाचल प्रदेश में एप्पल है, तो इसी सॉइल में उगाए जाते हैं। जब सॉइल एसिडिक होती है तो उसमें ऐड किया जाता है लाइम। और जब सॉइल होती है अल्कलाइन सॉइल कहाँ देखने को मिलेगी? सेमी एरिड कंडीशंस में। अल्कलाइन होगी तो उसमें हम करेंगे जिप्सम ऐड, जिप्सम। और लाइम किसमें? एसिडिक सॉइल कहाँ देखने को मिलेगी? जब बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही हो। और ये किसमें देखने को मिलेगी? ड्राई। तो इसमें क्वेश्चन, विच सॉइल इज नोन एज रेगुलर सॉइल, ब्लैक सॉइल, विच इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल इन इंडिया कवरिंग 40% ऑफ टोटल एरिया। ये पूछा गया है 2018 में। तो यह अलुवियल सॉइल। लेटेराइट सॉइल जो है वो कहाँ से है? ब्रिक से। तो कौन से टाइप की सॉइल है जो आपको बेस्ट सूट करती है वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए? वो है ब्लैक सॉइल। एलुवियल सॉइल को दो तरह, वो है खादर भांगर। तो यह है न्यू लाइटर और एंड मोर फर्टाइल एलुवियल सॉइल। रेड सॉइल गेट इट्स कलर फ्रॉम द प्रेशर ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो सॉइल इरोजन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा सॉइल इरोजन किस लिए? वाटर इरोजन की वजह से, रेन, रिवर फ्लड्स की वजह से। विंड इरोजन ड्राई एरियाज में देखने को मिलेगा। शीट इरोजन जो थिन लेयर जो है पूरी की पूरी वो पूरी वॉश्ड अवे हो जाती है। रील इरोजन कहाँ देखने को मिलेगा? जब चैनल फॉर्म्ड हो जाता है। रील इरोजन ऐसे देखने को मिलेगा, लेकिन उसी का जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो है ग्ली इरोजन। इसके बाद जो है सॉइल कुछ भी नहीं बचती, वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। उसके बाद स्लिप इरोजन कहाँ देखने को मिलेगा? जैसे स्टीप स्लोप पे, सोचिए ये स्टीप स्लोप है और इसका ये स्लिप हो गया, इसको बोलेंगे हम स्लिप इरोजन। डिफॉरेस्टेशन जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो ये सॉइल लूज हो जाएगी और यहाँ पे आपको इरोजन देखने को मिलेगा। तो इसके डिफरेंट रीजन्स बताए हुए कि कैसे कैसे हम उससे रोक सकते हैं। टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर, एफोरेस्टेशन, मल्चिंग क्या होता है? जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, डैम्स या क्रॉप रोटेशन, डिफरेंट क्रॉप उगाओ अलग अलग करके, ताकि एक ही जो अगर हम एक ही सॉइल उगाते रहेंगे तो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को सॉइल से लेती रहेगी। उससे क्या होगा कि सॉइल एक पॉइंट के बाद डेफिशिएंट हो जाएगी और इनफर्टाइल हो जाएगी उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में। तो हम देखो ये एक जो है क्विक रिवीजन के लिए मैंने बनाया है। तो यह है सॉइल टाइप, इसका कलर, उसका स्टेट रीजन, बेस्ट क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स किस में रिच है और किस में डेफिशिएंट है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी हम देख लेते हैं एलुवियल सॉइल। ये बहुत आसान है, ये एकदम क्विक रिवीजन के लिए है। लाइट डार्क ये यूपी पंजाब बिहार में देखने को मिलेगी। इसकी मेजर क्रॉप है व्हीट, राइस, शुगर केन, पोटाश, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। तो इसमें नाइट्रोजन, तो आप एक बात नोटिस करो कि जितनी भी सॉइल है वो सारी नाइट्रोजन में डेफिशिएंट है। जितनी भी सॉइल है फॉरेस्ट के अलावा वो सारी किसमें? नाइट्रोजन में डेफिशिएंट है। जब भी किसी एरिया के सॉइल को आप एग्रीकल्चर या उस पर ऐसी करोगे तो वो नेचुरली जो है नाइट्रोजन में डेफिशिएंट हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट से कन्वर्ट करता है वो उसके एक पॉइंट कम होना स्टार्ट हो जाता है। एसएससी सीजीएल के जो देखो क्वेश्चन पूछे गए हैं, गली इरोजन इज मोस्ट कॉमन इन विच ऑफ द सॉइल? चंबल, रेवाइंस, एमपी, यूपी। तो गली इरोजन क्या है? फॉर्म्स डीप चैनल कॉल्ड रेवाइंस। द चंबल एमपी इज नोटोरियस फॉर बेंडलैंड, रेवाइंस फॉर्म्ड बाय गली इरोजन। और आपको एक जगह ऐसा इरोजन देखने को मिलेगा नदर्न पंजाब में। जब हिमालय से यहाँ पे रेनफॉल होगी तो यहाँ आपको उनको हम चौस बोलते हैं।
चोस बोलते हैं। अगर एग्जाम में 1% एक लेवल बढ़ा के पूछ ले तो ये भी उसी का ही एग्जाम्पल है। जैसे चंबल के रेवाइंस है वैसे ही पंजाब में चौस बोला जाता है। विच ऑफ द सॉइल इन इंडिया इज मोस्ट सुटेबल फॉर वीट कल्टिवेशन। तो यह है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज इंडो गैंगेटिक प्लेन पंजाब हरियाणा इज आइडियल फॉर द वीट। इट इज रिच इन पोटाश विद गुड मिक्सचर। So what is the technique of plowing across the slope is called contour plowing। अब हम देखते हैं कि मेमोरी ट्रिक्स हम इन्हें याद कैसे रख सकते हैं इजीली। ये सारी ट्रिक्स है तो आप इन्हें याद रख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसकी समरी देखो, 5 टाइप की वेजिटेशन होती है, उसमें एवरग्रीन, डेसिडियस, जिससे भी रेनफॉल कम होती जा रही है उसी हिसाब से वेजिटेशन बदलती जा रही है। तो एवरग्रीन, डेसिडियस, ग्रासलैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट। इंडियाज मोस्ट डोमिनेंट फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा टीक, साल इम्पोर्टेंट। सुंदरबन जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोनोग्रो है, सुंदरी के नाम पे पड़ा है और इसकी रूट्स को हम न्यूमोटोवोरस बोलते हैं। 6 टाइप की सॉइल एलुवियल है, ब्लैक कॉटन, रेड लेटेराइट, डेजर्ट, फॉरेस्ट। सॉइल फॉर्मेशन पेरेंट के सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स किस पे, पेरेंट पे, सॉइल पे, क्लाइमेट, बायोटा, टाइम, सॉइल इरोजन, गली इरोजन, चंबल लेवाइंस, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। और इसमें कंजर्वेशन आपको देखने को मिले टेरेस फार्मिंग, शेल्टर, एफोरेस्टेशन।